आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको कुछ जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई एक नॉवल 1984 के बारे में अभी आप अंग्रेज़ी में बता के चुकी हूँ। तो थोड़ी सी सहायता के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको हिंदी में भी अनुवादित कर दूँ। ये एक अत्यंत गहन और गूढ़ और बहुत गहराई से लिखी गई एक नॉवल है, जिसमें एक ऐसे राज्य की कल्पना की गई है जहाँ पर हमको जो प्राकृतिक रूप से मिली गई स्वतंत्रता है, प्रकृति ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे अंगुलियां और हमारे हाथ पैर जो चलायमान है, जो गतिमान है, उनके द्वारा हम कोई अपनी इच्छा को उपयोग करते हुए कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा राज्य है जहाँ पर आपकी ये सारी इच्छाएं, आपके सारे उपक्रमों को बाधित कर दिया जाए। एक ऐसी परिस्थिति बना दी जाए जहाँ पर राज्य का हमारे ऊपर पूर्ण दबाव हो। ऐसा राज्य जो टोटलिटेरियन हो, अर्थात सर्वसत्तावादी हो, संपूर्ण सत्ता केवल उसी के हाथ में हो। तो ऐसी एक बात की, ऐसी एक परिकल्पना को लेते हुए, क्योंकि उन्होंने 2 विश्व युद्ध देखने के बाद में समाज में आए हुए परिवर्तनों को देखते हुए एक समाज की कल्पना की है, एक राज्य की कल्पना की है, और जिसको उन्होंने 1984 में हुआ जाना बताया है। जबकि ये जो उनकी नॉवेल है ये 1949 में प्रकाशित हो गई थी। तो उस नॉवेल के अंदर उन्होंने 3 ऐसे राज्य बताए हैं जो निरंतर एक दूसरे के साथ युद्ध में, लगातार उनके बीच में संघर्ष चल रहा है। तो वैसे भी युद्धों की स्थिति जब भी होती है तो एक थोड़ी उद्विग्नता, एक तनाव, एक कमी, और उसके लिए, उस कमी की पूर्ति के लिए एक संघर्ष लोगों में सहज रूप से होता है। तो जो 3 राज्य हैं जो लगातार तनाव में चल रहे हैं, संघर्ष में चल रहे हैं, उनका नाम ओशियानिया, यूरेशिया और ईस्ट एशिया है। और ये कहानी एक राज्य के बारे में है जिसका नाम ओशियानिया है। अब ओशियानिया, OCEANIA का रूट शब्द, का मूल शब्द ओशन है, अर्थात महासागर। तो ये जो अवस्था है ये उनके हिसाब से एक मुट्ठी भर लोगों के साथ नहीं, एक पूरे देश के साथ में हो रही है। और ये उन्होंने इस कल्पना के साथ में लिखा था कि जर्मनी के अंदर नाजीवाद था, हिटलर की तानाशाही चल रही थी, उसका सर्वसत्तावाद चल रहा था, और वैसे ही रशिया के अंदर स्टालिन ने किया हुआ था। तो उन दोनों के जो दमनकारी नीतियाँ थीं, उसके अंदर ये पूरे महासागर को उन्होंने बड़ी जनसंख्या वाले देशों को उन्होंने अपनी दमनकारी नीति से निष्ठुरतापूर्वक दमन कर रखा था। उन्होंने दमन करने के लिए क्या किया था कि एक अपना राजनीति का एक प्रयोग किया कि उन्होंने ऑल कंट्रोलिंग पार्टी, मतलब सबको नियंत्रित करने वाली एक दल बनाया था, जिस दल का मुख्य काम लोगों को ब्रेन वॉश कर देना था। मतलब उनका दिमाग को पूरे तरीके से विचारों से मुक्त कर देना था। इस चित्र से आप बेहतर समझ सकते हैं। इसमें एक नियंत्रणकारी हाथ है। ये जो नियंत्रणकारी हाथ है ये उन सत्ताधारी का हाथ है जिन्होंने आम जन को जिस तरह इस चित्र में प्रदर्शित किया है, सभी के सिर झुके हुए हैं। जो उनके सामने एक कागज़ है, जो एक प्रकाशित चीज़ है, उसके अंदर वे सभी डूबे हुए हैं, एक दूसरे से बेपरवाह, अपने ऊपर चलने वाले, नियंत्रित करने वाले तारों से भी बेपरवाह। तो कभी कभी दमन इतना भारी होता है कि लोग अपने आसपास जो हो रहा है वो समझ ही नहीं पाते हैं, उनको समझने का मौका ही नहीं मिलता है। वो इतने त्रस्त होते हैं, दमन इतना अधिक होता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि उनके आसपास में क्या हो रहा है। और सभी को निर्देशित कर दिया गया है, उनको एक प्रोग्राम कर दिया गया है, उनको एक
एक नीति के तहत ऐसे चलाया जा रहा है कि उनके दिमाग में कुछ नहीं है। वो जो सोचने वाला प्राणी है उसको सोच विहीन कर देते हैं, और जो उनको सोच विहीन कर रहा है, विडम्बना की बात है कि उसका नाम है बिग ब्रदर, बड़ा भाई। बड़ा का मतलब आकार में बड़ा। आप चित्र से देखिए, आम जन इतने छोटे हैं और आदमी का हाथ कितने हज़ारों को एक साथ कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो ये वो वाली परिस्थितियां हैं। कहने को वो भाई है, लेकिन हम आजकल के ज़माने में समझ सकते हैं भाई का अर्थ क्या होता है। ये शायद जॉर्ज ऑरवेल ने उसी वक्त सोच लिया था कि वो भाई आ जाएंगे समाज में। तो ये जो भाई हैं जिन्होंने उनको काबू कर रखा है, अपनत्व दिखा रहे हैं, लेकिन उनके नुकीले नाखून, उनकी उंगलियों की इतना सधापन कि सबको उन्होंने साध रखा है। इस स्थिति के अंदर अब भाषा भी जो उन्होंने उनको सामने प्रत्यक्ष दे रखा है, उसके अंदर भाषा भी वही है जो उनके दिमाग में किसी विचार को नहीं आने देगी। ऐसा होता है कि हम जिस भी प्रकार का साहित्य पढ़ेंगे, वो कुछ ना कुछ करके, अगर आप लगातार उन साहित्य को पढ़ते रहेंगे तो वो आपके दिमाग पर असर जरूर डालेगा। तो ये दमन के जो वाक्य होते थे और जो बातें होती थी, उन्होंने लोगों को बिल्कुल विचार शून्य कर डाला था और प्रतिरोध करने की उनकी किसी भी संभावना को कुंठित कर दिया था। देखिए, सभी लोग बेपरवाह केवल उसी को पढ़ रहे हैं जो उनके सामने प्रस्तुत है। और ऐसे में पार्टी ने क्या किया, हम नारे लगाते हैं। तो नारा लगाना क्या होता है कि वो एक किसी को विचार देने का एक साजिश होती है, एक तरीका होता है कि हम जो कहेंगे लोग सोचेंगे या ना सोचेंगे, तुरंत उसका प्रत्युत्तर देंगे। तो क्या नारे उनको दिए गए थे, ऐसे विरोधाभासी नारे दिए गए थे कि आदमी समझ ही नहीं पाएगा। और पहला नारा उनको दिया था, वॉर इज़ पीस, मतलब युद्ध ही शांति है। हम जानते हैं जब भी हम है का उपयोग करते हैं, इसका मतलब जो इधर है उस इज़ के, और जो उधर है वो दोनों समानार्थी होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई सफ़ेद दीवार को मैं बोलूँ ये सफ़ेद दीवार है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये दीवार और सफ़ेद परस्पर एक ही चीज़ के बारे में कही गई बातें हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे वाक्य, ऐसे विचार लोगों के मन में डाले कि युद्ध ही शांति है। दूसरा दिया उन्होंने कि स्वतंत्रता ही परतंत्रता ही स्वतंत्रता है। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसे हम रोबोट्स बना देते हैं, वो लौह मानव बना देते हैं जिनके पास शक्ति अपार होती है लेकिन विचार शून्य होते हैं, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। तो ये उस समाज को सृजित करने का षड्यंत्र है जिसके अंदर सत्ताधारी सब कुछ अपने हिसाब से करवा लेगा। और तीसरा नारा उन्होंने दिया कि शक्ति जो है वो अज्ञानता आपकी शक्ति है। मतलब आप कुछ जानने की कोशिश मत करो, जो हम कह रहे हैं वही आपके लिए ज्ञान है और वही अल्टीमेट है। और ये वाली अवस्थाएं लाने के लिए ये सत्ताधारी, सर्व सत्ताधारी जो व्यक्ति या समूह होता था, ये कैसे काम करता था, इसके अंदर आतताई पुलिस होती थी, एक नियंत्रित करने का एक दल होता था। तो जॉर्ज ऑरवेल ने उस समाज की कल्पना की है जिसके अंदर सत्ताधारी एक अनेक लोगों को सत्ता देते थे, पर किस बात की सत्ता कि वो उनको सबको दमित करके शासन करने वाले की सत्ता का ही रक्षण करे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो कल्पना उन्होंने 1949 में 1984 को लेके कर ली थी, अब हम इसी पुस्तक को 2020 में भी पढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ इसमें अभी लाक्षणिकता है? क्या ये लक्षण आज भी विद्यमान हैं? क्या ऑरवेल एक दृष्टा थे जिन्होंने अपने इस नॉवेल 1984 में हमें
हमारे उस भयावह कल का चित्र दिया है, जो तब उत्पन्न हो जाएगा जब हम किसी एक की सत्ता अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर भी स्वीकार कर लेंगे। मैं अगले लेक्चर में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।